हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 1 के 2019, 2020 और 2021 में आए हुए मैथ से क्वेश्चंस टॉपिक वाइज लेके आती हूँ। आप सबको एक वीडियो में पिछले 3 साल के आए हुए एक टाइप के मैथ्स के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप उसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर समझ पाएंगे और शॉर्ट फॉर्मूले के साथ उसके सॉल्यूशन की अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और अभी तक मैंने ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा के पिछले 3 साल के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दिया है और अब मैं मेंसुरेशन को सॉल्व करवा रही हूँ। आज वीडियो का 6वां पार्ट लेके आई हूँ और इस तरीके से पिछले 3 साल के आए हुए मेंसुरेशन के भी सारे क्वेश्चंस मैं कंप्लीट करवा दूंगी। आपको पिछले 3 साल के आए हुए मैथ्स के सारे क्वेश्चन सब एक जगह मिल जाएं, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसमें मैंने अभी तक पिछले 3 साल के आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज वो सारे उस प्लेलिस्ट में दिए हैं। और जितने भी अभी पिछले 3 साल के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के वीडियो बनाऊंगी, उन सब की लिंक को भी उसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगी और उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिलेगी आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी और एसएससी में आए हुए जितने भी मेंसुरेशन के क्वेश्चंस मैंने अभी तक सॉल्व करवाया है और आगे करवाऊंगी, उन सबके सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन का आज 6वां पार्ट। क्वेश्चन है, द पैरामीटर ऑफ a square plot is the same as that of a rectangular plot with sides 35 meter and 15 meter. The side of a square plot is, कह रहा है कि एक स्क्वायर प्लॉट है और एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ये दोनों ही प्लॉट के पैरामीटर सेम है। रेक्टेंगुलर प्लॉट का आपको लेंथ और ब्रेथ दे के रखा है 35 मीटर का और 15 मीटर का, और आपसे पूछ रहा है कि स्क्वायर प्लॉट की साइड क्या होगी। देखिए, आपको जब कह रहा है कि स्क्वायर प्लॉट और रेक्टेंगुलर प्लॉट ये दोनों के ही पैरामीटर इक्वल हैं, इसका मतलब कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर मीन्स 4 इंटू साइड, क्योंकि किसी का भी आप पैरामीटर लेंगे तो इसके आउटर साइड का एडिशन होगा। तो स्क्वायर का जब आप पैरामीटर लेंगे तो इसके सभी साइड्स को ऐड करेंगे, क्योंकि इसके सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका पैरामीटर 4 इंटू साइड, ये स्क्वायर प्लॉट का पैरामीटर हुआ। और ये इक्वल है रेक्टेंगुलर प्लॉट के पैरामीटर से, तो इसका मतलब इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ होगा, मीन्स 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और क्योंकि मुझे रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ और ब्रेथ दे के रखा है जो कि 35 मीटर और 15 मीटर का है, तो ऐसे में इसका जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा, 2 इन द ब्रैकेट 35 प्लस 15 मीन्स 2 इंटू 50। तो आपको पैरामीटर क्या मिला, रेक्टेंगुलर प्लॉट का 100 मीटर मिला। और अगर आपको साइड फाइंड आउट करनी है स्क्वायर प्लॉट की, तो आप क्या करेंगे, आप 2 इंटू 50 मीन्स 100 अपॉन 4 कर देंगे और इसे सॉल्व करने पे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 25। तो 25 मीटर ये स्क्वायर प्लॉट की साइड होगी, जो कि सेकंड ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर शेप फील्ड इज 1764 मीटर स्क्वायर, द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज द 1/3 ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड एंड द लेंथ इज 4 times its breadth. What is the cost of leveling the park at 30 per meter square? कह रहा है कि एक स्क्वायर शेप की फील्ड है जिसकी एरिया
764 मीटर स्क्वायर है। एक स्क्वायर शेप की ये फील्ड है जिसकी एरिया 1764 मीटर स्क्वायर की है। आगे कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी ब्रेथ इस स्क्वायर फील्ड की साइड का 1/3 है। मीन्स अगर मुझे इस स्क्वायर फील्ड का एरिया पता है तो मैं इजीली इसकी साइड निकाल लूंगी और इस साइड का 1/3 पार्ट ही इस रेक्टेंगुलर पार्क का ब्रेथ होगा। ये भी इजीली निकल जाएगा। जब एरिया से साइड इजीली निकल गया तो इसका 1/3 कर देंगे, वही होगा इस रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ। आगे कह रहा है कि इस रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ है वो अपने ही ब्रेथ का 4 टाइम्स है। मीन्स इस रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ मिली है वो अपने ही ब्रेथ की 4 टाइम्स है। और कह रहा है कि ये रेक्टेंगुलर पार्क जो है इसको लेवलिंग करवाना है, तो इसकी लेवलिंग कराने का खर्च क्या आएगा, जबकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च आता है 30 रुपीज़। तो जब मुझे इस रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ और ब्रेथ मिल चुकी होगी तो मैं इसकी एरिया निकाल दूंगी, और जब इसकी एरिया मुझे मिल जाएगी मीटर स्क्वायर में तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च जब 30 रुपीज़ है तो जितनी एरिया मुझे मिली है, क्योंकि लेवलिंग भी एरिया में ही होगी, जितनी एरिया मुझे मिली है उसमें मैं 30 को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि इस पूरे रेक्टेंगुलर पार्क को लेवलिंग कराने का कितना खर्चा आएगा। सिंपल है, इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, इस स्क्वायर फील्ड की एरिया से साइड फाइंड आउट करूंगी, और इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसकी एरिया का रूट करना होगा। आप सबको पता है कि स्क्वायर शेप की जो फील्ड होती है उसकी एरिया के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं साइड स्क्वायर। तो जब एरिया दिया है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइड फाइंड आउट करने के लिए इस एरिया का रूट कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा इस स्क्वायर शेप के फील्ड की साइड। क्लियर। अब अगर आपको इसका रूट लर्न है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर लर्न नहीं है तो आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे आप सबको 4 का स्क्वायर तो लर्न है जो 16 होता है, तो इसका मतलब कि 40 का जो स्क्वायर होगा वो 1600 होगा। क्लियर है। जब 4 का स्क्वायर 16 आता है और 40 का स्क्वायर आपका 1600 होगा तो इसका मतलब कि ये जो 1764 ये जो है ये 40 से कुछ ऊपर है। अब कितना ऊपर है ये आइडेंटिफाई करना है। तो जब मैं 45 का स्क्वायर देखती हूँ तो 45 का स्क्वायर भी आप इजीली निकाल सकते हैं। आप पहले 5 का स्क्वायर करते हैं, 25 रखेंगे और फिर 4 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 आ जाएगा। मीन्स 2025 आपको 45 का स्क्वायर मिलता है। क्लियर है। तो ये जो वैल्यू आपको दिख रही है वो कहाँ से कहाँ तक में दिख रही है, 40 to 45 के रेंज में दिख रही है। क्लियर है। साइड आपका 40 से लेके 45 के बीच में कहीं बनना चाहिए। अब आप एक चीज और ध्यान दीजिए, इसके यूनिट डिजिट पे किसका स्क्वायर करते हैं कि आपको यूनिट डिजिट पे 4 आता है। एक 2 का स्क्वायर करने पे, एक 8 का स्क्वायर करने पे। अब देखिए, अब आपको जब पता है कि 2025 आपका 45 के लिए स्क्वायर बनता है तो 8 तो एग्जिस्ट करता नहीं है। 40 to 45 में यूनिट डिजिट पे 8 तो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब ये किसका स्क्वायर होगा, इसका मतलब ये स्क्वायर होगा 42 का। क्लियर। ये मैं अभी आपको स्क्वायर आइडेंटिफाई करना बताई हूँ। जब आप अच्छे से ये सारे पॉइंट्स जान जाएंगे तो आप क्वेश्चन देख के ही समझ जाएंगे कि ये 42 का ही स्क्वायर होगा। क्लियर।
अब आपको जब पता है कि ये 42 का स्क्वायर है, इसका मतलब कि इसका जो साइड है, ये स्क्वायर फील्ड की जो साइड है वो होगी 42। क्लियर है? अब कह रहा है कि ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है, इसकी जो ब्रेथ है वो स्क्वायर शेप के फील्ड की, मतलब ये जो स्क्वायर फील्ड है इसके साइड का 1/3 है। इसका मतलब इसका जो ब्रेथ होगा, इसका जो ब्रेथ होगा वो 42, ये इसकी साइड का 1/3 होगा। तो 3 से डिवाइड कर देंगे, क्या मिलेगा मुझे? डिवाइड करने पे मिलेगा 14, मीन्स ब्रेथ मुझे 14 मिल जाएगी। और कह रहा है कि ये जो रेक्टेंगुलर आपको पार्क मिला है, इसकी जो लेंथ है वो अपने ही ब्रेथ का 4 टाइम्स है। इसका मतलब जो इसकी लेंथ मिलेगी वो क्या मिलेगी? 14 इंटू 4। और क्योंकि आपको इसकी लेवलिंग करानी है तो इसके लिए आपको इसकी एरिया चाहिए। तो एरिया के लिए क्या करेंगे? करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि हो जाएगा 4 इंटू ब्रेथ इंटू ब्रेथ, जो कि 14 इंटू 4 इंटू 14, ये मिलेगा आपको इसकी एरिया। और क्योंकि ये आपको स्क्वायर, ये जो रेक्टेंगुलर ये जो पार्क है इसकी एरिया मीटर स्क्वायर में मिलेगी और आपको इसका कॉस्ट बताना है लेवलिंग करने का, जो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 30 रुपीज़ आ रहा है, तो ओवरऑल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 30 से मल्टीप्लाई करके पता चलेगा। मीन्स आपको क्या करना है? 14 इंटू 4 इंटू 14 इंटू 30। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, मीन्स आप इसे सॉल्व करेंगे, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 23,520। क्लियर है? किसी को भी डाउट नहीं होगा इसके किसी भी पॉइंट को समझने के लिए। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपको वहाँ डिस्कस करूँगी। तब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, द विड्थ ऑफ अ पाथ अराउंड अ स्क्वायर फील्ड इज 4.5 मीटर and its area is 105.75 meter square. Find the cost of fencing the field at the rate of ₹100 per meter. कह रहा है कि एक फील्ड है जिसके चारों तरफ पाथ है और ये पाथ की जो विड्थ है वो 4.5 है, 4.5 मीटर है। और ये पाथ की जो एरिया है, मीन्स ये जो एरिया है ये दिया हुआ है 105.75 मीटर स्क्वायर। आपको बताना है कि इस फील्ड के फेंसिंग का खर्च क्या आएगा, जबकि 1 मीटर का खर्च आता है 100 रुपीज़। मीन्स कि आपको इस फील्ड के चारों तरफ फेंसिंग जो करवानी है तो मुझे इसका क्या पता होना चाहिए? पैरीमीटर पता होना चाहिए, जो 4 इंटू साइड होता है इसकी स्क्वायर के पैरीमीटर के लिए। मान लेते हैं कि ये स्क्वायर का साइड ए है, तो ऐसे में इसका पैरामीटर हो जाएगा 4 इंटू ए। अब ये पैरामीटर में मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि इसके फेंसिंग का खर्च कितना आएगा, और यही मुझे फाइंड आउट करनी है। अब जाहिर सी बात है कि इसमें मुझे इस स्क्वायर फील्ड की साइड पता होनी चाहिए। अब स्क्वायर फील्ड की साइड फाइंड आउट करने के लिए मुझे हेल्प लेनी होगी इस पाथ की एरिया की। अब आप देखिए, आप देख रहे हैं कि अगर आप पाथ की एरिया फाइंड आउट करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप ये आउटर जो यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि विड्थ जो यहाँ पे पाथ की है वो हर जगह इक्वल है, तो अंदर आपको फील्ड जब स्क्वायर शेप का है तो आपको आउटर भी जो शेप मिलेगा वो स्क्वायर शेप का ही मिलेगा। तो ऐसे में मैं आउटर जो ये स्क्वायर है इसकी एरिया में से, इस कंप्लीट एरिया में से मैं अंदर के फील्ड की एरिया को माइनस कर दूंगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये पाथ की एरिया क्या होगी। क्लियर है? इस एरिया में से मैं माइनस करूंगी
इस एरिया को। क्लियर? और क्योंकि माइनस करने के बाद वैल्यू आएगी वो होगी 105.75 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे विड्थ 4.5 मीटर की है और इधर भी 4.5 मीटर की होगी। मीन्स अगर मैं फील्ड की साइड को ए लेती हूँ तो फील्ड की एरिया तो ए स्क्वायर हुई और जो फील्ड के बाहर ये पाथ सहित ये जो मुझे स्क्वायर मिल रहा है इसका साइड क्या हो जाएगा 4.5 प्लस ए प्लस 4.5 मीन्स ए प्लस 9 होगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो मुझे ये कंप्लीट एरिया मिलेगी और इसके स्क्वायर में मैं अंदर के फील्ड को मीन्स ए स्क्वायर कर दूंगी माइनस, तो पता चल जाएगा कि ये पाथ की एरिया क्या है जो कि 105.75 होगी। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो ये 105.75 मीटर स्क्वायर मुझे इसके पाथ की एरिया मिली। अब इसे सॉल्व करके ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या करेंगे, ये आपको दिख रहा है ना, ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर है, तो क्या करेंगे एक ब्रैकेट में a प्लस 9 माइनस ए करेंगे और दूसरे ब्रैकेट में करेंगे a प्लस 9 प्लस ए, जिससे कि मुझे वैल्यू मिलेगी 9 इन द ब्रैकेट 2a प्लस 9 जो कि होगी 105.75 के इक्वल। इससे मैं ए की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं 105.75 में 9 से करूंगी डिवाइड, तो मुझे मिलेगा 2a प्लस 9। मुझे 2a प्लस 9 इक्वल टू मिलेगा 105.75 डिवाइडेड बाय 9 और मुझे a फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि मुझे a नहीं 4a चाहिए था ना, तो मैं 2a को ऐसे रहने देती हूँ। मैं 105.75 अपॉन 9 में माइनस कर दूंगी 9 को और 9 माइनस करूंगी तो क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेड बाय 9 है तो यहाँ पे आ जाएगा 81 अपॉन होल 9 का। थोड़ा सा मैंने शॉर्ट एक स्टेप किया है, आप इजीली सारे पॉइंट समझ पा रहे होंगे। अब 105.75 में से मैं 81 को माइनस करूंगी तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी 24.75। अब 24.75 इसकी वैल्यू है और इसे 9 से मैं डिवाइड करूंगी तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगी वैल्यू 2.75। अब ये 2.75 2a की वैल्यू है, लेकिन मुझे इसका पैरामीटर चाहिए जो कि 4a है, तो 2 से कर दूंगी यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 2 से हो जाएगा मल्टीप्लाई। क्लियर है? और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो पूरा खर्च पता चल जाएगा कितना फेंसिंग का खर्च आएगा। तो मैं 100 से भी कर देती हूँ इसको मल्टीप्लाई, तो मुझे अब क्या मिल जाएगा वैल्यू 275 इंटू 2 मीन्स 550 जो कि होगा सेकंड ऑप्शन। सिंपल था। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए हैं। किसी को कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है A racetrack is in a shape of ring whose inner and outer circumference is 440 meter and 506 meter respectively. What is the cost of leveling the track at ₹6 per meter square? कह रहा है कि एक रेस ट्रैक है जिसका शेप रिंग का है, इसके इनर सर्कल का सर्कमफ्रेंस दिया है 440 मीटर, ये इनर सर्कल है, इसका आपको सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 440 मीटर और आउटर सर्कल के सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 506 मीटर। ये आउटर सर्कल है, इसका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 506 मीटर का। कह रहा है कि इस रेस ट्रैक की लेवलिंग करवानी है, इसका खर्च क्या आएगा, जबकि 1 मीटर स्क्वायर की एरिया का खर्च आता है 6 रुपीज़। ये जो रेस ट्रैक है इसकी लेवलिंग करवानी है, मीन्स इसे समतल में लाना है, तो इसका खर्च आपको बताना है, जबकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च आता है 6 रुपीज़। तो क्योंकि इस पूरे ट्रैक
की लेवलिंग करानी है तो इस पूरे ट्रैक की एरिया जो मुझे मिलेगी उसमें मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, मुझे इस पूरे ट्रैक की लेवलिंग का खर्च पता चल जाएगा। सिंपल है। अब बात आती है कि इस ट्रैक की एरिया क्या होगी। तो देखिए, इस आउटर सर्कल की एरिया में मैं अगर इनर सर्कल की एरिया को माइनस कर दूं तो मुझे इस ट्रैक की एरिया मिल जाएगी। क्लियर है। तो आउटर सर्कल की एरिया क्या बन सकती है, अगर मैं आउटर सर्कल के लिए रेडियस कैपिटल आर रख रही हूँ और इनर सर्कल के लिए रेडियस स्मॉल आर रख रही हूँ, तो आउटर सर्कल की एरिया माइनस इनर सर्कल के लिए की एरिया के लिए हो जाएगा फॉर्मूला पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल की एरिया के लिए फॉर्मूला ही होता है पाई आर स्क्वायर का। तो मैं पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर करूंगी इस ट्रैक की एरिया के लिए, और जिसे मैं लिख सकती हूँ पाई इन द ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, जिसे लिखा जा सकता है पाई इन द ब्रैकेट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, दूसरे ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। क्लियर है। अब मुझे इस ट्रैक की एरिया मिल गई, तो अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 6 का, तो मुझे पता चल जाएगा कि इस ट्रैक की लेवलिंग का खर्च क्या होगा। क्लियर है। इसके लिए मुझे इसका कैपिटल आर मीन्स आउटर सर्कल की रेडियस और इनर सर्कल की रेडियस पता हो तो मैं ईजिली इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। वैसे यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए जो वैल्यू दी है वो इनर सर्कल की सरकमफ्रेंस और आउटर सर्कल की सरकमफ्रेंस दिया है, और सरकमफ्रेंस के लिए फॉर्मूला बनता है 2 पाई आर। तो अगर मैं इनर सर्कल की सरकमफ्रेंस मीन्स आउटर सर्कल की सरकमफ्रेंस मीन्स 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर कर दूं, आउटर सर्कल की सरकमफ्रेंस माइनस इनर सर्कल की सरकमफ्रेंस कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 2 पाई इन द ब्रैकेट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। मीन्स मैं 506 में से 440 को माइनस की तो मुझे मिल गया 66, और ये 66 इक्वल हो गया 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर के, जिससे मैं ईजिली कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ 66 अपॉन 2 पाई, और उसे मैं यहाँ पुट कर दूँ तो मुझे इसकी वैल्यू पता चल जाएगी कि क्या होगी। उसी प्रकार अगर मैं 2 पाई कैपिटल आर प्लस 2 पाई स्मॉल आर करूं तो ऐसे में अब मुझे मिल जाएगा 2 पाई इन द ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब यहाँ से मैं इन दोनों को ऐड करूँगी, 2 पाई कैपिटल आर प्लस 2 पाई स्मॉल आर मतलब 506 प्लस 440। 506 को 440 से ऐड करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 946। तो 946 इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई इन द ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इससे मैं इजीली कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर निकाल सकती हूँ 946 अपॉन 2 पाई, जिसकी वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगी और मुझे पता चल जाएगा कि ओवरऑल इसकी लेवलिंग का खर्च क्या है। क्लियर है। थोड़ा सा मुझे लगा कि ये तरीका शॉर्ट पड़ेगा, अदरवाइज आप 2 पाई आर की एग्जैक्ट वैल्यू रख के आप कैपिटल आर और स्मॉल आर को इंडिविजुअल फाइंड आउट करके यहाँ पुट करके फाइनल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे अभी इस तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके आपको शो करती हूँ। यहाँ पे जगह का थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं इसको रब कर लेती हूँ, बाकी आपको लॉजिक तो सारी क्लियर समझ में आ ही चुकी है। क्लियर है। तो अब मैं इसे रब करके अब स्टार्ट करते हैं इसका कैलकुलेशन। मुझे चाहिए पाई इन द ब्रैकेट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यही इसकी एरिया हुई, और इसे मल्टीप्लाई मुझे करना है 6 के साथ, और पाई को मैं पाई रख देती हूँ। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर के लिए क्या हो जाएगा, मुझे 506 माइनस 440 करना होगा जो होगा 66 अपॉन 2 पाई। क्लियर है। अब मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर मीन्स 440 में 506 ये ऐड हो जाएगा, 506 में 440 ऐड हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा 946
और इसे डिवाइड कर दूंगी 2 पाई से, तो मुझे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर मिलेगा। और इसे करना है फाइनल 6 से मल्टीप्लाई। पाई से पाई चला गया और यहाँ पे ये पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ डायरेक्ट 22 और 7 न्यूमरेटर में चला जाएगा। किसी को यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। अब मैं ऐसे करती हूँ कैलकुलेट। अब यहाँ पे मैं 22 से कट लगाऊंगी तो क्या आएगा, 3 टाइम्स जाएगा ये, क्लियर है। और यहाँ पे 2 से कट लगा दूँ 6 में, तो 2 3 ज़ा 6 और 2 से यहाँ कट लगा दूँ 946 में, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, क्लियर है। यहाँ पे 3 आएगा। अब देखिए, अब मुझे क्या दिख रहा है कि अगर मैं एक बार ट्राई करूं सिर्फ यूनिट डिजिट को कैलकुलेट करके और लास्ट में मुझे यूनिट डिजिट कुछ इस प्रकार मिले कि मैं इजीली इसमें से सही ऑप्शन चूज कर सकूं, फर्स्ट अप्रोच रखती हूं, अदरवाइज फिर कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, तो 7 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा, यूनिट डिजिट फिर 1 आया। 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ यूनिट डिजिट में 3 है ना, 473, तो आप 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 3। फिर से एक बार देख लीजिए, 7 का 3 से मल्टीप्लाई किए, यूनिट डिजिट आया 1, फिर 1 का 3 से मल्टीप्लाई किए, यूनिट डिजिट आपको मिला 3, फिर 3 का 3 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, आपको यूनिट डिजिट पे मिल जाएगा 9। अब 9 तो यूनिट डिजिट पे फर्स्ट ऑप्शन पे ही दिख रहा है ना, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो इतना लेंदी वर्क करने से बेटर है कि एक बार यहाँ से इस तरीके से चेक कर लिया जाए सही ऑप्शन क्या है। अदरवाइज अगर 6 आ गया होता तो मुझे फिर कैलकुलेशन करना पड़ जाता, क्योंकि एग्जामिनर भी थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन बना दे, लॉजिकल क्वेश्चन बनाता है। तो उम्मीद थी कि फर्स्ट ऑप्शन या मतलब ऐसा कोई ऑप्शन आए जो कि मुझे इतना हैवी वर्क ना करना पड़े। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए हैं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। और किसी को कोई डाउट लग रहा है किसी भी पॉइंट पे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए। और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।